नमस्कार, मैं जनवक्ता श्रीओम गौतम आज फिर आपके सामने हूँ। मुद्दा है कि आज बॉलीवुड यानी कि मुंबईया फिल्म नगरी के एक पुराने एक्टर, पुराने ड्रामाबाज नसीरुद्दीन शाह ने एक बड़ा ही बचकाना और शर्मनाक बयान दिया है। ये बयान से ज़्यादा एक स्क्रिप्टेड फिल्म लगती है जिसके लिए कि मोटा पैसा नसीरुद्दीन शाह को दिया गया है। नसीरुद्दीन शाह का कहना है कि पता नहीं कब कहाँ से कोई भीड़ आ जाएगी और मेरे बच्चों से पूछेगी कि तुम हिंदू हो या मुसलमान, इसलिए मुझे डर लगता है। मैं बहुत परेशान हूँ इसके लिए कि गाय के नाम पर लोगों को मार दिया जाता है। गाय की ज़िंदगी ज़्यादा प्यारी है। और उन्होंने ये जो जिक्र किया वो बुलंदशहर में मारे गए सुबोध कुमार सिंह नाम के एक पुलिस वाले की बात पर किया। अब हम इसको फिल्म इसलिए कह रहे हैं कि ये नसीरुद्दीन शाह हो या फिर आमिर खान, शाहरुख खान जैसे एक्टर हों जो कि भारत के बहुसंख्यक लोगों की जेब से जाने वाले पैसों से पलते बढ़ते और अय्यासियाँ करते हैं, लेकिन उनकी चिंता कभी नहीं करते। लेकिन जब इनको कोई विशेष प्रकार की स्क्रिप्ट दे दी जाती है तो ये टीवी पर आकर बयान जारी करते हैं जिससे इस देश की बेइज्जती हो, देश की बदनामी हो और लोगों को लगे कि वाकई में देश का माहौल खराब हो गया है। देश के अंदर पिछले जब से ये लोग 49 में जन्म हुआ था नसीरुद्दीन शाह का, 72 से इन्होंने फिल्में बनानी शुरू की। अभी तक ऐसा कोई मैंने अखबार टीवी की न्यूज़ नहीं देखी कि 77 में जब देश में इमरजेंसी लगी थी तब नसीरुद्दीन शाह को डर लगा था, या फिर 84 में जब सिख विरोधी दंगे हुए थे तो नसीरुद्दीन शाह को डर लगा था। उसके बाद में बम ब्लास्ट हुए मुंबई में, तब भी नसीरुद्दीन शाह ने कोई भी फतवा या इस तरीके की एक्टिंग या इस तरीके की वीडियो जारी या बयान जारी नहीं किया। उसके बाद कश्मीर में आए दिन इतने सैनिक मरते हैं लेकिन नसीरुद्दीन शाह के मुंह से एक भी डायलॉग नहीं निकलता है। पत्थरबाज सेना के ऊपर पत्थरबाजी करते हैं, जबकि वो नसीरुद्दीन शाह के ही मजहब के लोग हैं, तब भी नसीरुद्दीन शाह की एक्टिंग में से, उसके ड्रामे में से एक भी डायलॉग नहीं आता है उनके खिलाफ, उनके बारे में बोलने के लिए। तब भी चुप रहता है जब दिल्ली में एक डॉक्टर नारंग को बांग्लादेशियों की भीड़ मार देती है। नसीरुद्दीन शाह तब भी चुप रहता है जब बंगाल में हिंदुओं के ऊपर तमाम अत्याचार होते हैं, उनको जला दिया जाता है, उनके पीटा जाता है, उनके हाथ काट दिए जाते हैं, उनके शरीर काट दिए जाते हैं, उनके महिलाओं के साथ बलात्कार होते हैं, लेकिन नसीरुद्दीन शाह जैसे लोग चुप रहते हैं क्योंकि उनको इस बात का पैसा नहीं मिल रहा है कि उसके खिलाफ बोला जाए, या उनको इसके अंदर कोई भी पब्लिसिटी स्टंट या पैसे कमाने का जरिया नहीं है। नसीरुद्दीन शाह तब भी चुप रहते हैं जब देश में तमाम तरीके के फतवे जारी होते हैं, तब भी नसीरुद्दीन शाह ये कहने नहीं आते कि कुरान या इस्लाम इस बात की गवाही नहीं देता है। लेकिन नसीरुद्दीन शाह तब सामने आते हैं जब उनके आकाओं द्वारा कहा जाता है कि इस समय चुनाव आने वाले हैं, तुम लोग माहौल बनाने की कोशिश करो या माहौल बिगाड़ने की कोशिश करो जिससे देश को ये लगे, दुनिया को ये लगे कि भारत में अल्पसंख्यकों पर अत्याचार हो रहे हैं। अब बात करते हैं उस बुलंदशहर की घटना की जिसका रेफरेंस नसीरुद्दीन शाह ने दिया है। उससे पहले दिल्ली में 3-4 घटनाएं हुई जिनमें कातिल थे बांग्लादेशी और रोहिंग्या मुसलमान। उसके बावजूद नसीरुद्दीन शाह हो, आमिर खान हो या शाहरुख खान जैसे खुद मुख्तार मजहबी लोग हों, इन्होंने कभी कोई बयान जारी नहीं किया। दिल्ली के एक इलाके में कई मजहबी लोग मिलकर एक आदमी की हत्या करते हैं, सरेआम गोली मार देते हैं, एक लड़के का सर काट दिया जाता है सरेआम, उसके बावजूद ये लोग चुप रहते हैं। एक पूरी हजारों लोगों की भीड़ आकर बच्चे के साथ उसके खड़े हुए पिता को मार देती है, बच्चा रोता रहता है, लेकिन ये मजहबी लोग चुप रहते हैं और वो चैनल भी चुप रहते हैं, ना इनसे बयान इनके आते हैं, ना इनसे सवाल पूछते हैं। लेकिन नसीरुद्दीन शाह रेफरेंस दे रहे हैं बुलंदशहर की घटना का। बुलंदशहर में दरअसल हुआ क्या था, गौ हत्या के नाम पर लोग विरोध कर रहे थे कि गायों की वहाँ पर बहुत ज़्यादा हत्याएं हो गई थी। अब किसने की ये सवाल आज तक बना हुआ है, और उस विरोध के चलते वो प्रदर्शन कर रहे थे। उस भीड़ में प्रदर्शन करते हुए लोगों पर जो व्यक्ति मारा गया, पुलिस का अधिकारी, पुलिस दरोगा, उसने एक गोली चलाई और उस गोली से एक लड़के की मौत हो जाती है। गोली चलने के बाद भीड़ उग्र हो जाती है। उसी भीड़ में से कोई उग्रता और भावावेश में आकर वो व्यक्ति उस दरोगा की पिस्तौल छुड़ाकर उसकी भी हत्या कर देता है। ये अगर देखा जाए कानूनी दृष्टि से
तो एक भावावेश में की गई हत्या है, कोई सुनियोजित हत्या नहीं है, कोई दंगा नहीं है, कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिससे कि डरने की जरूरत नसीरुद्दीन शाह या आमिर खान जैसे मजहबी लोगों को है। लेकिन उसके बावजूद ये लोग ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, पूरा ये जो मेनस्ट्रीम मीडिया के नाम पर जो वामपंथी मीडिया है वो ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि भीड़ ने पुलिस वाले को मार दिया। अब मैं पूछना चाहता हूं नसीरुद्दीन शाह या उसके जैसे तमाम जो रिपोर्टर, जो चैनल इस बात के ऊपर तमाम स्यापा कई दिनों से मचाए हुए हैं कि क्या भारत के किसी भी कोने में ऐसा कोई भी पुलिस वाला है जो भीड़ के ऊपर सीधे गोली चला दे और भीड़ उस पर हमला ना करे, चाहे वो भीड़ हिंदुओं की हो, मुसलमानों की हो, जैनियों की हो, क्रिश्चियनों की हो, सरदारों की हो, किसी की भी हो। ऐसा हो ही नहीं सकता कि जहां लोग इकट्ठे होकर प्रदर्शन कर रहे हों उन लोगों पर अगर सीधे तौर पर गोली चलाई जाए और वहां उग्रता आने की संभावना नहीं हो। इसके लिए तो आईपीसी तक में एक प्रोविजन होता है कि अगर हत्या होती है और उसके लिए ग्रीफ एंड सडन प्रोवोकेशन है, डीप एंड सडन प्रोवोकेशन है, तो वहां भी इस बात को ध्यान रखा जाता है कि प्रोवोकेशन अगर होगा तो वहां पर उग्रता हो सकती है और उसमें ऐसा हो सकता है। इसके लिए पूरे समाज को दोष दे देना, पूरे देश को दोष दे देना, 100 करोड़ लोगों को दोष दे देना, यह बहुत ही शर्मनाक कृत्य है जो आज नसीरुद्दीन शाह ने किया है। एक और बात नसीरुद्दीन शाह ने कही कि इस देश में गाय की कीमत ज्यादा है, इंसान की कीमत कम है। अरे नसीरुद्दीन जी, ये तो वो देश है जहां केवल गाय ही नहीं, चींटी तक की हम पूजा करते हैं, वृक्षों को भी अपना मानते हैं, उनकी भी पूजा करते हैं। हमारे लिए हर जीव उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि ये सृष्टि महत्वपूर्ण है। हमारे लिए इंसान भी उतना ही बड़ा जीव है जितना कि कोई चींटी है, गाय है, बैल है, बंदर है या कोई और भी जीव जंतु है। इसलिए आपका ये कहना कि क्या गाय महत्वपूर्ण है, गाय भी महत्वपूर्ण है, इंसान भी महत्वपूर्ण है, लेकिन आप चीज़ों को सेलेक्टिव होकर और केवल देश को बदनाम करने के लिए इस तरीके के डायलॉग जब टीवी चैनलों के आगे आकर बोलते हैं तो देश की जनता को बड़ा दुख होता है और तमाम लोगों को पछताना पड़ता है कि तुम जैसे बॉलीवुडी एक्टरों के नाम पर, तुम जैसे अभिनेताओं को उन्होंने अपनी जेब से पैसा देकर पाला पोसा और बड़ा किया। तुम्हारी अय्यासियां देश के खून पसीने से खाकर जीने वाले लोगों की जेब से जाती हैं। तुम्हारे जो बड़ी बड़ी विलासिताओं की चीज़ें खरीदी जाती हैं उसके लिए भारत का मजदूर, किसान पैसा देता है। उसके बावजूद तुम पूरी कौम को बदनाम करते हो, पूरे देश को बदनाम करते हो। इससे बड़ी शर्मनाक बात कुछ हो ही नहीं सकती और इसके लिए तुम्हें पूरे देश से माफ़ी मांगनी चाहिए। इसका पहले भी हुआ था कि आमिर खान ने कहा था कि मेरी पत्नी को डर लगता है। मैं एक चीज़ पूछना चाहता हूँ, नसीरुद्दीन शाह कहते हैं कि साहब मैंने तो मेरे बच्चों का मजहब ही नहीं पता है। अगर तुम्हें अपना मजहब नहीं पता है तो इस भारत में अपने आप को मजहबी क्यों मानते हो? तुम कहो मैं भारतीय हूँ और भारतीयों को तो डरने की जरूरत ही नहीं है। डरने की जरूरत उन लोगों को है जो पाकिस्तान की सोच रखते हैं, जो किन्हीं विदेशी ताकतों की सोच रखते हैं या विदेशी एनजीओ के नाम पर यहाँ पर ड्रामा करते हैं। उसके बावजूद जब पैसा कमाने की बात आती है तो वो यहाँ से न तो कहीं जाते हैं बल्कि यहीं पर रोना भी रोते हैं और यहीं पर लोगों की जेब पर डाका भी डालते हैं। तुम्हें शर्म आनी चाहिए। इस देश का तुमने नमक खाया, लेकिन तुम पता नहीं किस देश के लिए, किन लोगों के लिए इस तरीके के शर्मनाक बयान दे रहे हो और दुनिया को यह दिखाने की कोशिश कर रहे हो कि भारत की स्थिति बिगड़ गई है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। उससे पहले भी ऐसी घटनाएं होती रही हैं, तब तुमने बयान नहीं दिया। और ये घटनाएं केवल सेलेक्टिव क्यों आप लोग लेते हो? अगर केरल में कम्युनिस्टों की भीड़ वहां पर आरएसएस कार्यकर्ताओं को, भारत के ही नागरिकों को मारती है, सरेआम काट देती है, उसके ऊपर ना तो कोई चैनल वीडियो बनाता है, ना कोई चैनल स्टोरी करता है, ना कोई चैनल उस पर डिबेट करता है, और ना ही तुम्हारे तरीके के अभिनेता लिखी हुई स्क्रिप्ट के डायलॉग्स बोलकर यहाँ ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि तुम्हें डर लगता है। तमाम ऐसी रिपोर्टें बहुत पहले आ चुकी हैं कि बॉलीवुड के ज़्यादातर सितारे, जिन्हें सितारे कहा जाता है, मैं तो केवल उन्हें अभिनेता ही कहूँगा, वो किसी ज़माने में दाऊद इब्राहिम के इशारों पर नाचा करते थे। तुमने तब क्यों नहीं बयान दिया था? अगर तुम वाकई सच्चे हिंदुस्तानी थे, सच्चे भारतीय थे, तब तुम्हें बयान देना बनता था कि मुझे डर लगता है कि बॉलीवुड के तमाम नायक और नायिकाएं दाऊद इब्राहिम के टुकड़ों पर पलते हैं
उसके इशारों पर नाचते हैं, उसके लिए काम करते हैं। लेकिन तुम्हारी हिम्मत ऐसी नहीं हुई। तुम्हारी हिम्मत होती है देश के खिलाफ बोलने की, देश के प्रधानमंत्री पर सवाल उठाने की, प्रदेश के मुख्यमंत्री पर सवाल उठाने की, या इस देश की बहुसंख्यक जनता पर सवाल उठाने की। इससे बाज आना पड़ेगा तुम्हें, नहीं तो इस देश की जनता अब चुप नहीं रहेगी। तुम्हारे जैसे बॉलीवुडियों को उनकी औकात दिखाएगी और जनता को ये चाहिए कि ऐसे लोग जो केवल सेलेक्टिव होकर अटैक करते हैं पूरे बहुसंख्यक समाज पर, उन लोगों की फिल्में ना देखें, उन लोगों को बढ़ावा ना दें, जिससे बाद में ये लोग किन्हीं स्वार्थी तत्वों के इशारों पर आकर देश का माहौल खराब करने की कोशिश करें या देश को पूरी दुनिया के सामने बदनाम करने की कोशिश करें। आपको याद होगा कि अभी जब केंद्र में मोदी सरकार आई थी तो साहित्य अकादमी जिन लोगों को अवार्ड देती है उनमें से तमाम लोगों ने एक एक करके अवार्ड वापसी का नाटक किया था। ये घटना भी उसी घटना का विस्तार भर है और पहले वो जो नाटक हुआ था उसी के आगे की ये कड़ी है और इसका सीधा सा मकसद है कि आने वाले लोकसभा चुनावों में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ या वर्तमान केंद्र सरकार के खिलाफ एक विशेष तबके को डराया जाए, उसको डर दिखाया जाए और उसकी लामबंदी की जाए, जिससे कि इनके आकाओं को फायदा मिल सके। और इसके लिए चाहे वो आमिर खान हो, चाहे शाहरुख खान हो, चाहे आज का ये डायलॉगबाजी करने वाले नसीरुद्दीन शाह हो, इनको एक मोटी रकम चुकाई जाती है जो ब्लैक मनी का ही हिस्सा होती है। इसकी जांच होनी चाहिए और हम तो कहते हैं कि इस बयान के लिए नसीरुद्दीन शाह के खिलाफ FIR भी दर्ज होनी चाहिए कि किस आधार पर नसीरुद्दीन शाह ने इस तरीके का आकलन किया और किस तरीके से देश को बदनाम करने की कोशिश की।